सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होती है, नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, मान लो एक इरेगुलर शेप की बॉडी है, ठीक है, सपोज करो एक इरेगुलर शेप की बॉडी, चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की एक बॉडी है। अब इसका देखो जो मास है वो किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम का इस तरह से है ना, मतलब कि जैसे इस तरफ ज़्यादा आ गया इस तरफ कम आ गया इस तरह से है। लेकिन इस एक बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, एक बॉडी में, हर एक बॉडी में, चाहे वो इरेगुलर शेप हो चाहे रेगुलर शेप भी हो, ठीक, तो हर एक तरह की बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सारा का सारा मास जो है वो कंसंट्रेट होता है, जहाँ पर सारा का सारा ऐसे लगता है कि इसी जगह पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट है। ऐसा नहीं है कि उस जगह पे ज़्यादा कोई हैवी वो, मतलब कि ऐसा है कि सारा का सारा मास कंसंट्रेट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कम मास है और जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है वहाँ पे ज़्यादा मास है, ऐसा नहीं है, ठीक। मास जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वैसे ही होता है, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यार यहीं पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट है। मतलब अगर उस पॉइंट को हिलाएंगे ना तो ये पूरी बॉडी हिलेगी, उस पॉइंट को घुमाएंगे ना ये पूरी बॉडी घूमेगी। मेरे पास समझ रहे हो, जैसे हम नहीं करते वो बचपन में तुम लोग ऐसा करके कॉपी घुमाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो जैसे यही है, ठीक, अब इसका मास इधर इधर हर जगह है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब क्या होता है, इसमें एक ऐसा पॉइंट है, जैसे यहाँ पर होता है वो पॉइंट है ना, ऐसा एक पॉइंट है, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। अगर मैं उस पॉइंट को घुमाऊंगा ना, सिर्फ उस पॉइंट को, मैं देखो उस पूरी कॉपी को घुमाने के लिए या तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ठीक, या फिर देखो है ना ऐसा कर सकते हैं, या फिर देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट को अगर मैं घुमाऊंगा ना तो पूरी पूरी कॉपी घूमना शुरू होती है, ऐसे ऐसे करते हैं ना, आप बच्चे करते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, उस पॉइंट को घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करके उस पॉइंट को घुमाते हैं और पूरी पूरी कॉपी उसी तरह से रोटेट करती है ना। तो यानी कि वो जो पॉइंट है ना, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। अगर वो बैलेंस है, अगर मैं देखो अगर मैं उस पॉइंट पे इसको रख पाऊँ, अगर ये देखो अगर ये पॉइंट बैलेंस है, इस पॉइंट को अगर मैं अपनी फिंगर में बैलेंस कर पाऊंगा तो ये पूरी पूरी कॉपी बैलेंस हो जाएगी इसी एक, ये देखो ऐसे करके, ये देखो अगर ये पॉइंट अगर मैंने बैलेंस कर लिया तो पूरी कॉपी बैलेंस है ना। और कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है, देखो जैसे ये मैंने पॉइंट पे बैलेंस किया ना इसको, है ना, देखो एक उंगली पे, ठीक, ये पॉइंट इस कॉपी का क्या है, सेंटर ऑफ मास है। हर जगह नहीं होता ये देखो यहाँ करूंगा तो ये देखो गिर जाएगी, कहीं और करूंगा तो गिर जाएगी। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट होता है उस बॉडी में जो ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे एक्ट करता है कि अगर ऐसा लगता है कि सारा का सारा मास इसी पे कंसंट्रेट है, अगर उसको बैलेंस किया तो पूरी पूरी कॉपी बैलेंस, अगर उसको घुमाया तो पूरी पूरी कॉपी घूमेगी, है ना, अगर उसको गिराया अपनी पोजीशन से तो पूरी कॉपी मतलब गिर जाएगी कॉपी, है ना। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ मास, कि मास का एक सेंटर पॉइंट है, ठीक। और जरूरी नहीं है कि जैसे एक रेगुलर शेप हो, जैसे इस नोटबुक एक रेगुलर शेप थी तो इसका सेंटर मास है, इरेगुलर बॉडी का नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कैसी भी बॉडी हो, ये इरेगुलर शेप की बॉडी है तो इस इरेगुलर शेप की बॉडी में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होना है जहां पर इसका मास क्या होगा, कंसंट्रेट होगा पूरा पूरा। उसको अगर आपने घुमाया तो पूरी बॉडी घूमेगी, उसको आपने गिराया पूरी बॉडी गिरेगी, उसको अगर आपने स्टेबल कर लिया तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी स्टेबल हो जाएगी। तो तभी ना ऐसा लग रहा है ना कि यार इसी में सारा कुछ है, इसके साथ हम जो कर रहे हैं पूरी बॉडी के साथ हो रहा है ना, इसके साथ हम जो कर रहे हैं पूरी पूरी बॉडी के साथ कर रहे हैं। इस पे अगर इसको हम घुमाएंगे, इसको हम रोटेट करवाएंगे तो पूरी बॉडी रोटेट करेगी, इसको लीनियर मोशन देंगे पूरी बॉडी लीनियर मोशन में आ जाएगी। मतलब कहने का ये है कि भाई साहब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो ऐसा बिहेव करता है जहाँ का सारा मतलब है ना, जैसे चीफ मिनिस्टर यही है इस बॉडी का, ये जैसा ऑर्डर करेगा वैसे पूरी बॉडी ओबे करेगी, है ना। तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। हर एक बॉडी का अपना अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका पेट है ना उसके पास, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है। तो हर एक बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है। अब जैसे मैं तुम्हें बता दी, चाहे रेगुलर बॉडी हो चाहे इरेगुलर बॉडी कैसी भी हो, बट सेंटर ऑफ मास हर एक बॉडी में होता है। और सेंटर ऑफ मास की अब डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, इट इज ए पॉइंट, है ना। और एक चीज है, देखो जरूरी नहीं है ये बॉडी के अंदर ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर हो, बॉडी के मतलब उस जगह पे मास हो, ये कहीं भी हो सकता है। देखो मतलब मेरा कहने का, मान लो एक रिंग है, ठीक, ये मान लो एक रिंग है, अब जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मेरे पास समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो पॉइंट, बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, और जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट में भी क्या हो, उसमें भी कोई मतलब मास हो। जैसे देखो इस जगह पे रिंग जो है उसके सेंटर में कुछ होगा क्या, इधर इधर कुछ है क्या,
मैटर है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस रिंग का सेंटर मास क्या है? इस रिंग का सेंटर मास यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहाँ होता है? यहाँ होता है सेंटर में। तो यहाँ पे मास है नहीं है ना? तो मतलब सेंटर मास से ये मत समझना कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये क्या चीज़ है? एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे ये माना जाता है कि सारा का सारा मास क्या है? कंसंट्रेट कर रहा है। समझ आई बात? ये बॉडी के इनसाइड हो सकता है, बॉडी के आउटसाइड हो सकता है, बॉडी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट। और देखो मान लो ये 1 मीटर रॉड है, ठीक है, ये 1 मीटर रॉड है, तो इसका सेंटर मास क्या होगा? जाहिर सी बात है इसके सेंटर में, है ना? तभी तो बैलेंस होगा ये। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मास अगर डिपॉजिट कर दूं कैसे भी करके, है ना, मान लो यहाँ पे मैंने वेट सस्पेंड कर दिया, तो क्या सेंटर मास अभी भी यहीं रहेगा? नहीं, सेंटर मास क्या करेगा? अब शिफ्ट कर देगा लोड की तरफ, जहाँ पे आपने इसको लोडेड किया होगा उसकी तरफ ये सेंटर मास जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अगर वेट को चेंज करते हो, अगर मास को कहीं बॉडी में चेंज करते हो, तो ये पॉइंट भी अपनी पोजीशन बदलता है। समझ आई बात? आप देखना, जैसे मीटर रॉड होगी, एक वेज लेना, ठीक है, ऐसे करके आप इसको बैलेंस करना, ऐसे करके, है ना, वो आपके वाला वाटर में होगा भी, तो आप देखना पूरी ऐसे करके बैलेंस हो जाता है ना, इधर ना इधर गिरेगा। फिर आप थोड़ा सा वेट सस्पेंड करना तो गिर जाएगा, फिर इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो तुम शिफ्ट कर रहे हो ना, और वो पॉइंट ढूंढ रहे हो जहाँ पे बैलेंस करता है बिल्कुल एग्जैक्ट, दैट इज अ सेंटर ऑफ मास, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। समझ आया सेंटर मास क्या है? तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे? इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास, इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये माना जाता है इट इज अ पॉइंट इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है जी, ये है सेंटर ऑफ मास की कहानी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। जैसे देखो कृष्ण भगवान ने एक उंगली से क्या पर्वत उठाया था, तो उन्होंने बेसिकली किस चीज़ को बैलेंस किया? कैसे बैलेंस करना है इतना बड़ा, वो कैसे बैलेंस किया? उन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी, उन्होंने क्या किया? सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है उसको पकड़ा, जब उसको पकड़ लिया आपने, एक उसको बैलेंस कर लिया, तो पूरा पहाड़ बैलेंस हो गया। एक हिसाब से देखा जाए तो अगर फिजिक्स का वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना हो तो यही लगा हुआ है ना। तो यानी कि अगर उस एक पॉइंट को ढूंढ लिया जाए और अगर उसको बैलेंस कर दिया जाए तो आप जितना मर्जी वेट होगा वो पूरा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, अच्छा अब इसको ढूंढेंगे ऐसे, मतलब अब देखो है तो ये पॉइंट, तो अगर कोई किसी स्पेस में अगर कोई पॉइंट हो, है ना, जैसे मान लो ये है, इधर कहीं एक पॉइंट है, तो इसको अगर बताना हो तो भाई साहब कैसे बताओगे आप? पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये पॉइंट है इसमें कहीं ना कहीं। अब इस पॉइंट को बताना होगा यार इसमें, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि इस प्लेन में ये पॉइंट कहाँ है, तो क्या कौन है जो बताता है हमें? भाई साहब पोजीशन वेक्टर तो बताता है, पढ़ा था ना वेक्टर में हम लोगों ने। व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? इट इज अ वेक्टर व्हिच डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द स्पेस में वो पॉइंट कहाँ पे है ये बताता है हमें। तो इसका मतलब अगर आपको सेंटर ऑफ मास, अब एक ऐसी बॉडी का ढूंढना पड़े, मान लो जिसमें n तरह के पार्टिकल्स है, ठीक है, कैसी भी शेप है, और उसका अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़े तो कैसे ढूंढेंगे? यानी कि व्हाट वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, है ना। हमें क्या करना है? हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है उस पॉइंट का। तो सपोज कर लेते हैं, है ना, सेंटर ऑफ मास की और डेफिनेशन भी देख लेते हैं, और उसका जो डेरिवेशन आती है उसको थोड़ी सी वो भी देख लेते हैं। डेफिनेशन तो चलो यहाँ आ गई, अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा उसको देखते हैं। सपोज करो हमारे पास इस तरह से एक बॉडी है जिसके अंदर n तरह के पार्टिकल्स हैं। लेट अस कंसीडर देयर इज अ बॉडी हैविंग n पार्टिकल्स, ठीक, n पार्टिकल्स है, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ से करते कितने हैं? n तरह के पार्टिकल्स हैं। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। कर लेते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं इसको थोड़ा। लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया भाई साहब? एक बॉडी है जिसमें कितने तरह के पार्टिकल्स हैं? हाँ, देयर इज ए बॉडी हैविंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज ए बॉडी हैविंग n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एक बॉडी जिसमें n तरह के पार्टिकल्स हैं, भाई साहब होते बहुत ज़्यादा, है ना। तो जैसे ही मान लो ये कोई बॉडी है, अब सोचो हवा में कौन सी बॉडी, ऐसा कोई भी शेप तुम उसके ड्रा कर सकते हो। मान लो ऐसे इस तरह की बॉडी है, ठीक है, इसमें n तरह के पार्टिकल्स हैं, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। अब मान लो, चलो सपोज कर लेते हैं ये फर्स्ट पार्टिकल है, ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ऐसे करते करते ये nth पार्टिकल है, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो मास है उसको मान लो तुम m1 है, सेकंड है, अब भाई साहब मास तो उसका भी होगा m2, थर्ड होगा उसका भी होगा m3, ऐसे करते करते जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका अपना मास होना है। तो मान लो ये कितना है? mn, सही है। तो मैंने क्या सपोज किया कि n पार्टिकल्स में
क्या क्या है, लेट क्या किया मैंने, m1, ठीक है, m2, ऐसे ही m3, और ऐसे करते 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 mn बी द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और एंड डैश nth पार्टिकल। सही है कि वैसा हमने मान लिया कि m1 m2 ऐसे ऐसे करते करते क्या है, मास है किसका, फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड का, थर्ड का और nth का। ठीक, अच्छा अब देखो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें निकालना है वो पॉइंट। तो चलो एक काम करते हैं, अब देखो ये जो पार्टिकल फर्स्ट है जिसका मास m1 है, वो स्पेस में, इस 2D में, इस प्लेन में वो कहाँ है, हम 2D की बात कर रहे हैं ना, इस 2D में वो कहाँ है, कौन बताएगा मुझे, वो है, कौन बताता है, बताओ, पोजीशन वेक्टर बताएगा ना। तो भाई साहब ये लो पोजीशन वेक्टर r1, व्हाट इज r1, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। व्हाट इज r2, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पार्टिकल। व्हाट इज r3, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ थर्ड पार्टिकल। सही है ना, और ऐसे करते करते व्हाट इज rn, इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ nth पार्टिकल। ठीक है, इस तरह से देखो हर एक पार्टिकल का क्या किया मैंने, हर एक पार्टिकल की पोजीशन फाइंड की, है ना। तो यहां पे लिख दूं क्या होगा, हियर r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, है ना, डैश डैश rn वेक्टर बी द क्या है ये, पोजीशन वेक्टर्स किसके किसके, ऑफ m1 m2 m3, है ना, डैश डैश किसका, mn, इन सब पार्टिकल्स के ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। सही है, यानी कि कैसी भी वो बॉडी होगी वो पार्टिकल से बनी होगी और पार्टिकल्स की पोजीशन होगी उस 2D एक आपका प्लेन में, तो उन्हीं पोजीशन को बताने के लिए ये वेक्टर्स आ गए। सही है, यहां तक समझ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब सुनो, जो सेंटर ऑफ मास है, ऐसे नाम से लगता है सेंटर ऑफ मास, तो लगता है कहीं हम अलग से बस मास ही मास है, नहीं, सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, एक पॉइंट है ना। इसी बॉडी में कहीं एक पॉइंट है जहां पर ऐसे लगता है कि सारा का सारा मास कंसेंट्रेट है। तो वैसा होना क्या है, वो पॉइंट है तो कहीं ना कहीं होगा, इस बॉडी में कहीं ना कहीं होगा। चलो मान लो इसको यहां लिख दूं r3 को, ताकि इसको तो आराम से देख पाओ। ठीक है, अब देखो, चलो मान लो वो पॉइंट कहां है, चलो मान लो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो जहां पर क्या सारा का सारा मास कंसेंट्रेट कर रहा है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अगर ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, मान लो COM बोल दिया, सेंटर ऑफ मास पॉइंट। अगर यही सेंटर ऑफ मास है, सपोज कर लेते हैं इस बॉडी में ये सेंटर ऑफ मास है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो इसको बताने के लिए, इसकी पोजीशन बताने के लिए भी तो कोई होगा, कौन होगा, कोई ना कोई तो पोजीशन वेक्टर होगा ना जो इसकी पोजीशन बताएगा, कोई ना कोई तो पोजीशन वेक्टर होगा जो इसकी पोजीशन बताएगा, है ना। लेट कर देते हैं, लेट ऐसे कर लें कि चलो इसको नाम भी दे दो, चलो P पॉइंट देते, लेट P बी द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, लेट P है ऐसा पॉइंट, बी द सेंटर ऑफ मास पॉइंट। यही ऐसा पॉइंट है जहां पे सेंटर ऑफ मास है। अब बताओ, इसको बताने के लिए भी मुझे एक चाहिए होगा, क्या, पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा ना, बताना है ना मुझे इस 2D में कहां पे है ये। तो इसको बताने के लिए एक मेरे पास आएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर देखो सारे सारे कहां से ड्रा किए जाते हैं, ओरिजिन से। तो इसको बताने वाला जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसको हम लिखेंगे r वेक्टर के साथ। किसके साथ लिखेंगे, r वेक्टर के साथ। ठीक है, और ये r वेक्टर किसके बराबर होता है वो तुमको यहां पे देखना है। ठीक है, नाउ r वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इज गिवन बाय, और ये कैसे मिलता है, एंड इज गिवन बाय, क्या है इसका फार्मूला, वो ही है r वेक्टर इज इक्वल टू, देखो m1, ये मास m1 इंटू दिस r1। ठीक है, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2, अगर वेक्टर डाले तो यहाँ वेक्टर डाल दो, ऐसे ही m3 इंटू r3 और प्लस 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 करते 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 आप चलते जाओगे, क्या आएगा, mn इंटू rn वेक्टर डिवाइड बाय टोटल मास। इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर पाते हैं क्या, वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट। ठीक है जी, ये है वो फार्मूला प्लस mn। समझ आया क्या किया, कि ये वो r वेक्टर आएगा, क्योंकि मुझे r वेक्टर फाइंड करना है ना, ये वो r वेक्टर का फार्मूला होता है। सही है, ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, और सेंटर ऑफ मास मिलता कैसे है, ऐसे करके m1 इंटू r1, m2 इंटू r2, अगर n तरह के पार्टिकल्स है m3 इंटू r3 डैश डैश mn इंटू rn डिवाइड बाय
द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। उस पूरे सिस्टम का जो टोटल मास है उसके साथ डिवाइड करके जो मेरे पास आंसर आएगा ना, दैट इज द सेंटर ऑफ मास पॉइंट, उसको कहेंगे वही है वो सेंटर ऑफ मास। समझ आया?